हॅलो एव्हरीवन. आज बीएलच्या लेक्चरमध्ये पुन्हा एकदा सर्वांचं स्वागत. आपण कस्टमर म्हणजे काय तिथपर्यंत मागच्या लेक्चरला स्टार्ट केलं होतं, म्हणजे आजचं लेक्चर संपवलं होतं. व्हॉट इज मीन बाय कंझ्युमर. कंझ्युमर म्हणजे कोण असतो किंवा कंझ्युमर कोणाला म्हणू शकतो आपण. जसं सांगितलं की कंझ्युमर जे बाईंग करतो ते सेल्फ यूज साठी केलं जाईल, कन्झम्पशन साठी केलं जाईल. त्यामध्ये जेव्हा रिसेलिंग असेल किंवा कमर्शियल पर्पज साठी तो प्रोडक्ट वापरला असेल तर तो कस्टमर असू शकत नाही. ओके, मग आता कंझ्युमर म्हणजे नक्की एक्झॅक्टली काय, ही कन्सेप्ट मी इतकी वास्ट थोडीशी एक्सपांड करून तुम्हाला सांगण्याचा प्रयत्न केला. ऍक्च्युली ते तेवढंच हार्ड नाही तुम्हाला समजणं, तरी सुद्धा तुम्हाला नोट्स लिहिताना, नोट्स तयार करताना या पद्धतीने त्याचे पॉइंट्स घ्यावे लागणार आहेत. इज दॅट क्लिअर ना? सो वी कॅन सी today one can sum up a consumer as one who, first one is buys goods. गुड्स बाय करणं. आता यामध्ये विदाउट कन्सिडरेशन कुठलीच थिंग होत नाही बघा. तुम्हाला माहिती आहे की सपोज तुम्ही मार्केटमध्ये गेल्यानंतर जेव्हा परचेसिंग करता, बाय करता एखादी गोष्ट, तेव्हा काही कन्सिडरेशन असतात की नाही, की मला एका साईजचे पर्टिक्युलर एका प्राइसला मला तो प्रोडक्ट अवेलेबल झाला पाहिजे, म्हणजे काहीतरी कन्सिडरेशन घेऊन तुम्ही तिथे गेलेला असता, बरोबर ना? देयर हॅज टू बी बायिंग ऑफ गुड्स फॉर कन्सिडरेशन, किंवा मला पर्टिक्युलर एका पर्पज साठी तो प्रोडक्ट यूज करायचा आहे. लक्षात येत आहे? मग आता इथे दस देयर हॅज टू बी द प्री एक्झिस्टन्स ऑफ अ कम्प्लिटेड ट्रान्झॅक्शन ऑफ सेल. आता यामध्ये जेव्हा बाय केले जातात तेव्हा कशा पद्धतीने ट्रान्झॅक्शन होतं किंवा प्री एक्झिस्टन्स कसा असेल त्या गुड्सचा, तर यामध्ये तुम्हाला एक एक्झाम्पल दिलंय बघा. An air conditioner purchase was malfunctioning during the period of warranty held to be a consumer. यानी कि यहाँ पे क्या बताया उन्होंने कि जो भी परचेसिंग हुआ एयर कंडिशनर म्हणजे काय की तुम्ही जो एसी परचेस केलेला आहे वॉज माल फंक्शनिंग ड्युरिंग द पिरियड ऑफ वॉरंटी. कन्सिडरेशन काय होतं की वॉरंटी पिरियड मध्ये तो व्यवस्थित चालला पाहिजे. हेल्प टू बी अ कंझ्युमर. यामध्ये त्यांनी बरेचसे ऍक्ट दिलेले आहेत 1996 टू, म्हणजे कंझ्युमर प्रोटेक्शन ऍक्ट मध्ये आपण हे सगळं स्टडी करतोय. तर बाय केला जातो गुड्स, त्याचं काहीतरी एक पर्टिक्युलर पर्पज आहे. एसीचा वापर कशासाठी केला जातो? परचेस वॉज माल फंक्शनिंग ड्युरिंग द पिरियड ऑफ वॉरंटी, बरोबर ना? म्हणजे इथे तुम्हाला फंक्शनिंग जे आहे त्याचं ते कसं असलं पाहिजे, किंवा आता सपोज एखादा एसी आहे, तुम्ही लावल्यानंतर जर स्टेबल फील करत नसाल, एकदमच कूलिंग जास्तीचं होतं किंवा एकदमच खूप कमी होतं, त्याला ऍडजस्टमेंट नसेल, तरी सुद्धा तुम्हाला त्या पद्धतीचं फंक्शनिंग असणारा एसी अफोर्डेबल आहे का कस्टमर साठी? नसणार आहे. म्हणजे कन्सिडरेशन काय आहे की मला हव्या तेवढ्या स्पीडला मी तो ऍडजस्टेबल करू शकेन. इज दॅट क्लिअर ना? नेक्स्ट थिंग इज दॅट युजर ऑफ गुड्स. आता गुड्स जे काही वापरले जातात, ज्यांच्या थ्रू वापरले जातात, दॅट इज कॉल्ड कंझ्युमर. So any person who uses the goods with the approval of the buyer can be called consumer. Thus it includes a friend, relative or family member. This is an exception to the rule. Stranger to contract cannot show or be used. That means, for example, A purchased a scooter which was in B's possession. A ने purchase केली scooter in B's possession. From the date of purchase, B was using it and taking it to the seller for repairs and service. Later on, B had a complaint regarding the scooter and held he was a consumer as the complainant was using with the approval of A. यहाँ पे जो भी परचेसिंग है, A ने परचेस किया है. A कोई भी हो सकता है, आपकी फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, कोई भी हो सकता है जिसने बी के लिए एक स्कूटर परचेस की है. बी अगर उसका यूज कर रहा है, यूजर ऑफ गुड्स, यानी बी यहाँ पे एग्जैक्टली कौन है? कंज्यूमर है. तो कंज्यूमर यूज कर रहा है तो उसको प्रॉब्लम्स भी फेस करने पड़ेंगे. अगर जब भी स्कूटर को रिपेयरिंग की जरूरत है या सर्विस की, मेंटेनेंस की जरूरत है, तो कंप्लेंट कौन कर सकता है? बी कर सकता है. ओके ना? तो बी कौन हुआ यहाँ पे? कंज्यूमर, क्योंकि जो यूज करता है गुड्स को, दैट इज कॉल्ड अ कंज्यूमर. Hire services. The term hire has not been defined under the Act,
Its dictionary meaning is to procure the use of services at a price. Thus, the term hire has also been used in the sense of avail or use, and accordingly, it may be understood that consumer means any person who avails or uses any services. अभी customer जो है, consumer जो है, उसका अगर हम मीनिंग स्टडी कर रहे हैं तो यहाँ पे एक चीज का देखना बहुत जरूरी है कि जो भी राइट्स आहे मतलब की सेलिंग के बाद जो ज्याला आपण म्हणतो की गुड्स जेव्हा सेल केले जातात तेव्हा त्याचा ताबा पूर्णपणे जो बाय करणारा असतो सेलरने जेव्हा सेल केलं मार्केटमधून तुम्ही ऍज अ कस्टमर परचेस केलं की पूर्णपणे तो त्या गुड्सचा ताबा कोणाकडे असेल कस्टमरकडे असेल पण सर्व्हिसच्या बाबतीत तिथे हायर करणं असं म्हणतात कारण की जोपर्यंत ती सर्व्हिस तुम्ही घेताय तोपर्यंत तुम्ही तिचे ओनर आहात एकदा तो टाइम पिरियड संपला की पुन्हा ती सर्व्हिस काय होते की तुमच्या हक्काची मालकी हक्क त्यावर राहत नाही पोजीशन तुमचं राहत नाही जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे क्या ले सकते कि बस की सर्विस मैं ले रही कि मुझे यहाँ से खेड़ से अगर दापोली जाना है दापोली के लिए मैंने टिकट मंगवाया अगर बस कंडक्टर अब मुझे टिकट दे रहा है टिकट एक सीट का मैंने लिया है जितना भी पैसे पेड करना है वन सीट के लिए यहाँ से जितना डिस्टेंस है दापोली के लिए जितना भी टिकट का रेट है उतना मैंने पे किया तो एक सीट के लिए मेरा राइट से कि मैं वो हायर कर सकती हूँ सर्विस जब दापोली आ जाएगा और मैं नीचे उतरूंगी तब जाके वो सर्विस की जो भी ओनरशिप है वो वापस किसी और के हाथ में जाएगी जो भी कोई और टिकट लेगा कहीं और वो बस आगे जा रही है तो यहाँ पे ओनरशिप कहाँ तक है कि जब तक मैं उस सर्विस का यूज कर रही हूँ हायर सर्विसेज यहाँ पे सेल सर्विसेज ऐसा नहीं बोलते क्यों नहीं बोल सकते क्योंकि गुड्स को जैसे हम परचेस एक बार कर ले तो पूरा जो भी राइट्स है हमारे हाथ में आते हैं पोजीशन उसका हमारे हाथ में आता है एज अ कंज्यूमर इज दैट क्लियर ना सो यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे भी एक एग्जांपल दिया लेडी वाज रनिंग द कंज्यूमर गुड्स स्कीम एक लेडी है जो कंज्यूमर गुड्स स्कीम्स के अंदर काम कर रही है एंड द कंप्लेंटेंट वाज अ मेंबर ऑफ द स्कीम अभी उस स्कीम के अंदर एक मेंबर है जो कि कंप्लेंटेंट है who paid rupees 100 for 30 months to get the working machine जिसने 30 मंथ्स के लिए क्या किया है कि 100 रुपीज पेड किए हैं वर्किंग मशीन के लिए बट वाज नॉट गिवन बट उसको वो सर्विस नहीं मिल रही हेल्थ कंप्लेंटेंट वाज अ कंज्यूमर एंड देयर वाज अ डिफिशियंसी इन सर्विसेज यहाँ पे क्या है कमी है सर्विस के अंदर आपने स्कीम के अंदर ये अनाउंसमेंट तो किया था कि आपने इतना अगर मनी पेड कर रहे हैं तो आपको इतने दिन के लिए ये सर्विस प्रोवाइड की जाएगी मशीन की सर्विस लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर रहे अगर कोई कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है उसे उस टाइप में सर्विस नहीं अवेलेबल हो रही है तो एट दैट टाइम दैट कस्टमर विल गिव द complaint is that clear okay so that is called higher services next thing is that beneficiary अभी बहुत बार कस्टमर की डेफिनेशन देखते देखते हम यहाँ तक आ गए फोर्थ पॉइंट तक आ गए कि कस्टमर एग्जैक्टली किसे कहा जाता है सो बेनिफिशियरी के अंदर उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल दिया है सो लेट्स सी व्हेन अ पर्सन हायर सर्विसेज he may hire it for himself or for any other person अभी मैं टिकट लिया जैसे मैंने आपको बस टिकट का एग्जांपल दिया कि मुझे ट्रैवलिंग खुद के लिए नहीं करना है मैंने टिकट बुक किया किसके लिए रिजर्वेशन कर लेते हैं ना हम लोग अगर मुझे जाना है तो कभी कभी मेरे फैमिली मेंबर्स जो भी है वो क्या करेंगे पहले से बुकिंग करवा के देंगे तो यहाँ पे मैंने वो सर्विस उस फैमिली मेंबर ने वो सर्विस हायर की किसके लिए कभी कभी वो खुद के लिए भी कर सकते हैं कभी अदर फैमिली मेंबर्स के लिए भी कर सकते हैं इन सच केसेस द बेनिफिशियरी और यूजर ऑफ दीज सर्विसेज इज आल्सो कंज्यूमर जो यूज करेगा एक्चुअल में जो यूजर है दैट इज कॉल्ड द कंज्यूमर ओके सो लेट्स सी वन एग्जांपल A takes his wife B to a doctor for his treatment अभी A कोई भी पर्सन है XYZ ओके A मतलब कोई भी हो सकता है जिसने अपनी वाइफ के लिए बी वाइफ है उसकी ए की वाइफ तो उसने डॉक्टर की ट्रीटमेंट ली बी के लिए हियर ए इज अ हायरर ऑफ सर्विसेज ऑफ द डॉक्टर एंड बी इज बेनिफिशियरी ऑफ दिस सर्विसेज ए ने अपॉइंटमेंट ली डॉक्टर की इसके लिए बी के लिए बी कौन है ए की वाइफ है
तो अभी जो ट्रीटमेंट डॉक्टर्स बी को देंगे तो उसका बेनिफिट किसको मिलेगा, बी को मिलेगा, लेकिन एक्चुअली हायरर कौन है यहाँ पे, ए पार्टी है। तो यहाँ पे बेनिफिशियरी पार्टी जो भी है, बेनिफिट्स जिसको भी मिलने वाले, दैट इज कॉल्ड द कंज्यूमर। यानी कि सर्विस हायर करने वाला कभी कभी कोई अलग रहता है और उसका बेनिफिट लेने वाला कोई और रहता है। तो जो यूज करेगा उस सर्विस को, जिसको बेनिफिट्स मिलेंगे, दैट इज कॉल्ड बेनिफिशियरी और दैट इज कॉल्ड आल्सो अ कस्टमर। Is that clear? So next fifth point, buyer of goods. अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं की फॉर लाईव्हलीहूड म्हणजे जे गुड्स आहेत ते आपण कशासाठी वापरतो. जैसे हम नमक का एग्जांपल ले सकते हैं, सॉल्ट आप यूज करते हो ना, या तो और भी कोई चीज है, कंसिडरेशंस बहुत बार अलग अलग रहते हैं। जैसे आपने कमर्शियल पर्पस के लिए देखा, buyer of goods for livelihood, यानी कि where the goods are bought for commercial purpose, he is not a consumer. However, where he buys for self employment and uses it himself, he is a consumer. सेल्फ यूज के लिए कौन यूज करता है, फिर यहाँ पे देखो, फॉर एग्जाम्पल पर्सन बाइज अ जीप एंड ड्राइव्स इट फॉर ट्रांसपोर्टिंग पैसेंजर्स हिमसेल्फ। इसने खुद के लिए जीप परचेस की है, वो क्या करेगा, उस जीप का यूज क्या है कि वो ड्राइव करेगा खुद। यहाँ पे कोई और नहीं है, ड्राइवर कोई और नहीं है, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट करने के लिए उस जीप का यूज किया जाएगा, वो कार का यूज, सॉरी, जो भी बाय किया हुआ प्रोडक्ट है उसका यूज किया जाएगा। सो ही इज अ कंज्यूमर। हाउएवर इफ ही एंगेजेस अ ड्राइवर, ही इज नॉट अ कंज्यूमर। अगर वो कोई ड्राइवर हायर कर लेता है तो ये यहाँ पे जो पर्सन है जिसने ये बाय की है जीप, वो कंज्यूमर नहीं हो सकता। हाउएवर द फॉलोइंग आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ consumers. Now let's see the consumer disputes. अभी consumer dispute क्या है? dispute का मीनिंग आपको पता है, बहुत बार हमने ये वर्ड हम लोग सुनते या यूज भी करते। तो consumer dispute under section 2(1)(c), dispute where the person against whom a complaint has been made denies or disputes the allegations contained in the complaint. बहुत बार डिस्प्यूट्स कब बनते हैं, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं रहता, फिर भी हम क्या करते हैं, किसी पे गलत इल्जाम लगा देते, आरोप करणे ज्याला म्हणतो, विदाउट तुमच्याकडे काहीही पुरावा नसताना बिनबुडाचे आरोप करणं ज्याला आपण म्हणतो। एक्सप्लेनेशन मध्ये काय दिलंय, ए कंज्युमर डिस्प्यूट मीन्स अ डिस्प्यूट वेअर द पर्सन अगेन्स्ट whom a complaint has been made denies, dispute the allegation and the dispute must with reference to goods or services. यहाँ पे जो अलिगेशन्स आहे, जे काही आरोप केलेले आहेत, ते कुठल्या गोष्टीशी, रेफरन्स कुठल्या गोष्टीचा आहे, गुड्स किंवा सर्व्हिस। तुम्ही एखादे गुड्स परचेस केले, सर्व्हिस हायर केली, तर अशा केस मध्ये तुम्ही काय करता की कंज्युमर डिस्प्यूट्स होतात किंवा कस्टमर जेव्हा सॅटिस्फाईड होणार नाहीये तेव्हा तो कंप्लेंट देईल, दॅट इज कॉल्ड द कंज्युमर डिस्प्यूट्स। ओके ना, इथे समजलं, इज दॅट क्लियर? नेक्स्ट थिंग इज दैट डिफेक्ट्स अंडर सेक्शन 2(1)(f). ये जो उन्होंने सेक्शंस दिए, कभी कभी बच्चे इसको भी याद कर लेते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट है बिजनेस लॉ के अंदर तो आप ये भी ध्यान में रख सकते हैं, इसका भी प्लस पॉइंट रहता है, इसके लिए भी मार्किंग सिस्टम है कि आपको फुल मार्क्स दिए जा सकते हैं। सो यहाँ पे कंज्यूमर डिस्प्यूट के अंदर हमने ये स्टडी किया कि डिनाइज है, डिस्प्यूट है, अलिगेशन है। डिफेक्ट के अंदर क्या है, एनी फॉल्ट, किसी चीज में डिफेक्ट है, डिफेक्टिव चीज है, हम लोग डिफेक्टिव गुड्स बोल सकते हैं, डिफेक्टिव सर्विस बोल सकते हैं, यानी उसके अंदर क्या कमी है, डिफिशियंसी क्या है, एनी फॉल्ट, इम्परफेक्शन, इम्परफेक्शन है। बहुत बार क्या होता है कि कोई एक चीज कंप्लीट नहीं दिखती उसके अंदर, शॉर्ट कमिंग इन क्वालिटी, क्वालिटी के अंदर डिफेक्ट है, क्वांटिटी में डिफेक्ट है, पोटेंसी में डिफेक्ट है ना, कि कैपेबिलिटी नहीं है उसकी। अगर आपको पता है कि इतने पावर का ये मशीन है, उतनी पावर वो नहीं दिखा रहा है, या यूज करते वक्त आपको वो कमी नजर आती है, दैट इज कॉल्ड डिफेक्ट एटम, डिफेक्टिव एटम। सो प्योरिटी a standard which is required to be mentioned by or under any law for the time being in force or under any contract, express or implied or as is claimed by the trader in any manner whatsoever in relation to any goods.
सो यहाँ पे उन्होंने बताया कि एक्सप्रेस और इम्प्लाइड क्या है, ये तो हमने स्टार्टिंग फर्स्ट इसमें स्टडी किया कि जो दिखता है बहुत बार कि जब कॉन्ट्रैक्ट बना, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या है, जो भी आपने जिस चीजों को आपने क्या किया, अनाउंस किया, दिखाया, वो अगर एक्चुअल में जब हम यूज करते हैं उस प्रोडक्ट का या सर्विस का, हम लोग एडवर्टाइज को देखते हैं ना कि टेलीविजन पे तो आपने बहुत बढ़िया एडवर्टाइज दी थी कि ये अगर आप यूज करते हो तो आपके अंदर इतना आपको इसके जो काही जे काही इफेक्ट्स आहेत ते अशा पद्धतीने दिसतील. पण ऍक्च्युअल मध्ये जर ते जाणवलेले तर त्यावर आपण क्लेम करू शकतो की नाही. म्हणजे डिफेक्टिव्ह आयटम कशाला म्हणायचं ज्यामध्ये काहीतरी कमी आहे, इम्परफेक्शन आहे. मग ते क्वालिटी असेल, क्वांटिटी मध्ये असेल, प्युरिटी मध्ये असेल, एनी म्हणजे एनीथिंग काही त्यामध्ये कमी आढळली तर आपण काय करतो, डिफेक्टिव्ह आयटम म्हणून अनाउन्स करतो आणि त्यावर क्लेम केला जाऊ शकतो. इज दॅट क्लिअर? हे एक्सप्लेनेशन सहित लिहा कारण की तुम्हाला तो फार शॉर्ट कमी म्हणजे फार छोट्या छोट्या नोट्स होतील त्या एक्सप्लेनेशन सहित लिहा. आता यामध्ये त्यांनी डिफेक्ट्स कशामध्ये येऊ शकतो ते तुम्हाला सांगण्याचा प्रयत्न केला. द डिफेक्ट इन द गुड्स मे बी लॅटेंट इन द केस ऑफ डिफेक्ट इन द शिप्स bottom when sold afloat or may be patent as a car not starting during the test drive. For example, defects in goods, supply of adulterated cooking oil, जो भी ऑइल रहता है ज्याला आपण भेसळयुक्त असं म्हणतो, जिसने कुछ म्हणजे तुम्हाला त्यामध्ये कॉन्टॅमिनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक सुद्धा दिलेले आहेत की ज्यामध्ये काय असतं की दूषित आहेत ते म्हणजे काय की प्युरिटी त्यामध्ये मेंटेन केलेली नाही. सॉफ्ट ड्रिंक्स तो है, आपने एडवर्टाइज में देखा कि कोई अगर सॉफ्ट ड्रिंक कोई एक्टर दिखाते हैं कि वो पी रहा है तो उसके अंदर बहुत एनर्जी आती है, बहुत फ्रेशनेस फील कर रहा है, हमने पिया तो हम तो बीमार हो गए, पेट खराब हो गया. तो ऐसा अगर है यहाँ पे कोई डिफेक्ट दिखता है तो किस चीज में रहता है, मोस्ट ऑफ द कुकिंग ऑयल में रहता है. और वो ऑयल कैसे रहता है कि दिखाते तो कोकोनट ऑयल, उसके अंदर और भी कोई चीज मिला लेते तो सो इट इज एडल्टरेटेड. डिफेक्टिव गैस रेगुलेटर, गैस रेगुलेटर के अंदर भी कोई डिफेक्ट रहता है. एक्सेसिव गैस इन गैस सिलेंडर, एक्सेसिव तो होगा नहीं, उसमें कमी भी हो सकती है. मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट इन द गुड्स, अभी कुछ गुड्स ऐसे रहते हैं कि हम बोलते हैं ना मशीन बनाते वक्त ही वो डिफेक्ट तैयार डिफेक्टिव एटम निकला, मतलब कि बनाते वक्त ही उसमें कुछ मिस्टेक हुई. तो कोई एक ऐसा गुड्स रहता है या हम लोग ये भी ड्रेस परचेस करते हैं ना तो कपड़े के अंदर भी बहुत बार वो कमी दिखती है. तो हम लोग बोलते हैं कि ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, ये बनाते वक्त ही डिफेक्टिव एटम बना है. ओके ना. सो न्यूज़पेपर क्वालिटी ऑफ पेपर, अभी कुछ पेपर की क्वालिटी तो ऐसी है कि पेपर हाथ में लेते ही पूरा ऐसा हो जाता है, उसका किसी और चीज के लिए हम यूज नहीं कर सकते. प्रिंटिंग जो किया जाता है उसमें इंक जो यूज करते हैं, अब वो इंक भी कभी कभी हाथ में लगती है, यानी कि उस पे अगर थोड़ा सा भी पानी गिर गया तो वो पूरा स्प्रेड हो जाता है, उसके जो वर्ड्स है उसके अंदर न्यूज़पेपर के अंदर वो पूरे स्प्रेड हो जाते हैं. यानी उसका अगर हमें स्टैंडर्ड देखना है न्यूज़पेपर का तो उसके अंदर जो कंटेंट है, कंटेंट ऑफ न्यूज़पेपर, तो किस तरह के न्यूज उसमें डाले जाते हैं, कंटेंट का मीनिंग क्या है कि हमें जानकारी मिलती है तो किस तरह की जानकारी रहती है. बहुत बार हम लोग जो पुलिस टाइम्स रहता है ना, बहुत बार हम डरते हैं वो पढ़ने के लिए, क्यों नहीं पढ़ सकते. उसके अंदर जो कंटेंट रहता है उसमें मर्डर्स रहते हैं, किसने किसको मारा, ये वो, तो कोई सेंसिटिव पर्सन है तो वो नहीं पढ़ पाता या उसके माइंड के ऊपर थोड़ा सा इफेक्ट हो सकता है. तो भी कंटेंट बहुत मायने रखता है, उसका स्टैंडर्ड क्या है, उसके अंदर कौन किस तरह के न्यूज आते हैं या डेली जो करंट इश्यूज है उसके ऊपर अगर कंटेंट्स है तो हम लोग उस न्यूज़पेपर को प्रेफरेंस दे सकते हैं. तो डिफेक्टिव एटम किसे कहते हैं या डिफेक्ट किस चीज में आता है वो हमने यहाँ पे गुड्स के एग्जांपल देखे. कंटामिनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक का मैंने बताया. द वर्ड गुड हैज नॉट बीन डिफाइंड इन दिस एक्ट, thus it has the same connotation as under the sale of goods act 1930. ओके. सो डिफिशियंसी के बारे में अगेन वन टाइम हम लोग यहाँ पे देखेंगे अंडर सेक्शन 2G 1G. डिफिशियंसी में बताया इट मींस एनी फॉल्ट, डिफेक्ट में भी वही आता है, सेम डिफिशियंसी में भी वही आता है. मींस एनी फॉल्ट, इम्परफेक्शन, शॉर्टकमिंग और इनएडिक्वेसी इन द क्वालिटी.
अभी क्वालिटी के अंदर कुछ कमी दिखती है यहाँ पे, नेचर अँड मॅनर ऑफ परफॉर्मन्स. अभी कमी कशामध्ये आहे, परफॉर्मन्स मध्ये कमी आहे म्हणजे काय, की एखादं तुम्ही साधं वॉशिंग मशीन परचेस केलं किंवा मिक्सर ग्राइंडर सारखे तुम्ही प्रोडक्ट्स परचेस केले, तर आता मला डेफिशियन्सी कशात वाटते की मॅनर ऑफ परफॉर्मन्स मध्ये, त्याच्या नेचर मध्ये. म्हणजेच काय की ते खूप जास्तीचा आवाज तुम्हाला देत असेल तर त्यामुळे इरिटेशन होण्याची शक्यता आहे. ओके ना. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्वालिटी, नेचर एंड मैनर ऑफ परफॉर्मेंस के अंदर कुछ फॉल्ट होना, इम्परफेक्शन होना, इनएडिक्वेसी होना, और दैट इज रिक्वायर्ड टू बी मेंशन्ड बाय अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स हैज बीन undertaken to be performed by person in pursuance of a contract or otherwise in relation to any service. यानी कि यहाँ पे जो भी है in accordance with the law of contract और कॉन्ट्रैक्ट, आपको क्या करना है कि वो डिफिशियंसी को सर्च करना है, किस चीज में कमी है, तब जाके हम क्या कर सकते हैं, उस पर कंप्लेंट कर सकते हैं. ओके ना. नाउ लेट्स सी द मैन्युफैक्चरर मींस व्हाट. कि आपको ये भी चीज पता है, फिर भी आपको सिलेबस के अंदर है तो हमें देखना जरूरी है. सो लेट्स सी मैन्युफैक्चरर मींस अ पर्सन मेक्स और मैन्युफैक्चर एनी गुड्स और पार्ट्स देयरफॉर. मतलब क्या है, किसी भी चीज का, एनी गुड्स का मतलब आप किसी गुड को तैयार कर सकते हैं या गुड्स के किसी एक पार्ट को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं. जैसे कि कार बनती, कार का प्रोडक्ट है, कुछ लोग जो है वो कार मैन्युफैक्चर कर लेते हैं, तो कुछ कंपनी जैसे कि वो कार का कोई एक जो पार्ट है उस पार्ट्स को मैन्युफैक्चर कर लेते हैं. सो इट इज कॉल्ड अ मैन्युफैक्चरर. It does not make or manufacture any goods but assembles parts therefrom made or manufactured by others. यानी कि यहाँ पे it does not make or manufacture any goods. मैन्युफैक्चर इससे भी कहा जाता है कि ये लोग क्या करते हैं कि असेंबल किए जाते हैं पार्ट्स और उसके बाद वो मैन्युफैक्चर करते हैं. मतलब कि जो कार बन रही है, एक कंपनी है कार बनाती है, तो उसके जो पार्ट्स है वो कहीं और से असेंबल किए जाते हैं, एकत्र केले जातात आणि त्यानंतर ते काय करतात, त्या कारचं मॅन्युफॅक्चरिंग करतात. म्हणजे असेंबल करून त्यापासून तो एक नवीन प्रोडक्ट तयार केला जातो. एक्झॅक्टली पुट्स or causes to be put his own mark on any goods made or manufactured by any other manufacturer. बहुत बार हम मार्किंग जो सिस्टम है, हमारा मार्क लगा देते हैं, ओन मार्क. जैसे कि जो भी ट्रेडमार्क जिसे बोला जाता है ना, तो ऐसे ट्रेडमार्क्स कोई और देने वाला रहता है तो मैन्युफैक्चर्ड बाय ऐसे हम लिख देते हैं ना कंपनी का नाम, तो उसका एक्चुअल मैन्युफैक्चरर कोई और रहता है और आपके थ्रू अगर वो सेल हो रहा है मार्केट में तो आप क्या कर लेते हो कि अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग का ये ट्रेडमार्क लगा देते हैं और आपके थ्रू आप लोग क्या करते हो, सेल करते हो उस प्रोडक्ट को. तो इस तरह से इट इज कॉल्ड अ मैन्युफैक्चरर. ओके. अभी सर्विस क्या है, हम बहुत लास्ट तक आ चुके हैं यहाँ पे. सर्विस अंडर सेक्शन 210. तो यहाँ पे सर्विस मीन्स व्हाट, जैसे हमने बस सर्विस का एग्जांपल देखा था लास्ट लेक्चर में. सर्विस मीन्स सर्विस ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन. सर्विस ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन मतलब क्या है यहाँ पे कि विच इज मेड अवेलेबल टू पोटेंशियल यूजर्स. अभी पोटेंशियल यूजर कौन रहेगा, जो एक्सपेक्टेड पर्सन है जिनको वो सर्विस चाहिए. तो इंक्लूड्स द प्रोविजन ऑफ फैसिलिटीज इन कनेक्शन विद बैंकिंग. तो डिस्क्रिप्शन कहाँ पे दिया गया है कि सर्विस किस तरह के होंगे, उसके अंदर कौन से फैसिलिटीज होंगे. तो फॉर एग्जांपल बैंक की सर्विस हो सकती है, फाइनेंस की सर्विस, इंश्योरेंस की सर्विस, ट्रांसपोर्ट की सर्विस, प्रोसेसिंग, सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिकल और अदर एनर्जी, बोर्ड और लॉजिंग और बोथ. यानी कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन है, एंटरटेनमेंट है, न्यूज है, जिसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना और आपको पोटेंशियल कस्टमर यूजर्स के लिए वो फैसिलिटीज अवेलेबल करना, दैट इज कॉल्ड अ सर्विस. तो यहाँ पे सर्विस सर्विस के अंदर उन्होंने दिया है बट डज नॉट इंक्लूड द रेंडरिंग ऑफ एनी सर्विस फ्री ऑफ चार्ज और अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल सर्विस. तो कोई भी सर्विस आपको फ्री ऑफ चार्ज तो नहीं मिलने वाली, बराबर है ना, कंसिडरेशंस रहते हैं.
जैसे आपके एज अ कस्टमर कंसिडरेशन है, वैसे मैन्युफैक्चरर या मार्केटर के भी आपसे कुछ कंसिडरेशन रहेंगे, सर्विस प्रोवाइडर के कंसिडरेशंस रहेंगे। तो यहाँ पे हमें एक बात ध्यान में रखना जरूरी है कि जो सर्विस है वो फ्री ऑफ चार्ज में नहीं मिलेगी आपको। सो यहाँ पे उन्होंने कुछ सर्विस के एग्जांपल्स दिए। लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन। द टर्म हैज बीन यूज्ड इन वेरी वाइड स्कोप बाय यूजिंग द वर्ड्स एनी एंड पोटेंशियल। Services should be construed to be of commercial and trade oriented in the context of unfair or restrictive trade practices. So the definition is only indicative and includes, let's see, banking, finance, insurance, transport, processing, electrical and other energy, housing, entertainment, amusement, इन्फॉर्मेशन, म्हणजे अशा पद्धतीच्या तुम्हाला सर्व्हिसेस प्रोव्हाइड केल्या जातात. सो thus the word service has given a very wide meaning. यानी कि सर्विस का जो मीनिंग है उन्होंने यहाँ पे वाइड बताया. क्यों? क्योंकि एंटरटेनमेंट की भी सर्विस है, हम लोग लेते हैं ना बहुत बार. वो सर्विस किस तरह की रहेगी? फिर एंटरटेनमेंटची सर्विस घेता की नाही तुम्ही? सिनेमा हॉल मध्ये जाता किंवा तुम्ही एखादी मूवी बघता किंवा एखादं जे काही नाटक आहे ते सुद्धा बघता, म्हणजे किंवा शोज काही असतात. ट्रान्सपोर्टची सर्व्हिस आहे ती तुम्ही काय करता, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट मध्ये घेतली जाते. फायनान्शियल सर्व्हिसेस आहेत, प्रोसेसिंग आहे, एखाद्या प्रोडक्टचं प्रोसेसिंग केलं जातं, किंवा इलेक्ट्रिकल सर्व्हिसेस आहेत, किंवा अदर छोट्या मोठ्या ज्या तुम्हाला जसं मोबाईल सर्व्हिस सांगितलं, किंवा अम्युजमेंट आहे, पार्क आहे, किंवा इन्फॉर्मेशन रिलेटेड आहे. मग आता इन्फॉर्मेशन कशी प्रोव्हाइड केली जाते? मीडियाचा यूज केला जातो, न्यूज पेपरची सर्व्हिस आहे, इन्फॉर्मेशन इन शॉर्ट सांगितलंय. मग त्यामध्ये खूप फास्ट मिनिंग आहे त्याचं. सो इट इज अ वाईड एरिया. सर्व्हिस मध्ये ज्या सर्व्हिसेस आहेत त्या खूप वाईड एरिया आहे त्याचा. खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये तुम्हाला त्या दिल्या जातात, प्रोव्हाइड केल्या जातात. सो यामध्ये त्यांना आणखी एक गोष्ट मेन्शन करायची की एअरलाईनची सुद्धा सर्व्हिस आहे. लेट्स सी दिस एक्झाम्पल ऑफ सर्व्हिसेस. एअरलाइन्स, रेल्वेज, हायरिंग ऑफ बँक सर्व्हिसेस, हायरिंग ऑफ मॅरेज हॉल्स. सगळ्यात लास्टचा पॉइंट तुमचा खूप आवडीचा असणार आहे. अजून ती वेळ आलेली नाही. मॅरेज हॉल्सची सर्व्हिस आपण हायर स्वतःसाठी तरी अजून करणार नाही आहोत. ए पार्टी जैसे बी के लिए यूज के लिए ले सकती है, वैसे आप घर के फैमिली मेंबर के लिए हायर कर सकते हैं वो सर्विस. खुद के बारे में अभी नहीं सोच सकते. ओके ना? तर मग ह्या ज्या सर्व्हिसेस आहेत त्या हायर केल्या जातात. हाउएवर द लॉ एक्सक्लूड सम सर्विस नहीं. तो यहाँ पे एक्सक्लूड क्या है सर्विस में? So the free services example, government hospitals rendering free services. जैसे हमने पहले भी देखा कि पहले पॉइंट में हमने ये स्टडी किया कि कोई भी सर्विस फ्री चार्ज नहीं दी जाती, लेकिन एक्सेप्शनल केसेस तो हर चीज में रहते हैं. इज दैट क्लियर ना? सो यहाँ पे भी एक एक्सेप्शनल केसेस दिए कि कौन सी सर्विस के लिए आपको चार्ज पे नहीं करना पड़ता. तो यहाँ पे एक सर्विस है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, जहाँ पे आपको फ्री सर्विस प्रोवाइड की जाती है. इज दैट क्लियर? तर कोरोनामध्ये तुम्ही हे अनुभव घेत असाल की कोरोनाचा पेशंट जर गव्हर्नमेंट हॉस्पिटलला असेल तर त्याला काही फारसा खर्च येत नाही. गोळ्या देतील आणि त्यावर तो रिकव्हर केला जाईल. त्यांचे चार्जेस ते फार नसतात, फार क्षुल्लक असे चार्जेस असतात त्यांचे. तेच पेशंट तुम्ही मुंबई पुण्यात नेलं तर तुम्हाला 2-2 लाख रुपये भरावे लागतात. कारण काय आहे, त्या सर्व्हिसला तुम्हाला चार्ज पे करावा लागतो. फक्त गव्हर्नमेंट हॉस्पिटल्स जे आहेत ते फ्री सर्व्हिसेस प्रोव्हाइड करतात. सर्व्हिसेस रेंडर्ड अंडर अ कॉन्ट्रॅक्ट ऑफ पर्सनल सर्व्हिस. फॉर एक्झाम्पल, सर्व्हिस ऑफ अ लेक्चरर. लेक्चरर जे आहेत, तुम्ही म्हणाल मॅडम पगार मिळत नाही काय? तर इथे पर्सनल सर्व्हिस जी आहे, सर्व्हिस रेंडर्ड अंडर कॉन्ट्रॅक्ट ऑफ पर्सनल सर्व्हिस. कधी फ्री ऑफ कॉस्ट आपण देतो ना स्वतः. मला जर वाटतं की मला सोशल वर्क मध्ये फार इंटरेस्ट आहे, की ज्या मुलांपर्यंत एज्युकेशन पोहोचू शकत नाही, खूप गरीब मुलं आहेत, अनाथ मुलं आहेत, त्यांना मला 1 तास तरी फुकट फ्री ऑफ कॉस्ट मला सर्व्हिस द्यायची आहे. प्रायव्हेट सर्व्हिस, पर्सनल सर्व्हिस. तर यामध्ये मी एखादा लेक्चर घेऊ शकते ना रोज फ्री ऑफ कॉस्ट. तुमच्या इंटरेस्ट वर आहे. म्हणजे तिथे कॉन्ट्रॅक्ट ऑफ पर्सनल सर्व्हिस.
मी रोजचा माझा 1 तास फक्त तेवढा फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर देण्यासाठी ठेवलेला असेल. सर्व्हिसेस ऑफ गव्हर्नमेंट ऑफिशियल्स. आता गव्हर्नमेंट ऑफिशियल्सच्या ज्या सर्व्हिसेस आहेत, गव्हर्नमेंटचे जे काही तुम्हाला सर्व्हिस आहेत त्या कशा असतात? फ्री ऑफ कॉस्ट. मग सर्व्हिस रेंडर अंडर सोव्हेरियन फंक्शन, म्हणजे ज्याला आपण काय म्हणतो की स्वतंत्र अशी काही सर्व्हिसेस आहेत की ज्या फ्री ऑफ कॉस्ट तुम्हाला दिल्या जातात. यामध्ये एक्झाम्पल्स तुम्ही मला सांगितले तरी चालतील की अशा कुठल्या सोव्हेरियन फंक्शन्स आहेत की ज्यामध्ये तुम्हाला फ्री ऑफ कॉस्ट सर्व्हिस प्रोव्हाइड केली जाते. सपोज तुम्ही ट्रेनची सर्व्हिस घेतली, ट्रेनची सर्व्हिस देताना तुम्हाला तुमचं फ्री ऑफ कॉस्ट काय केलं जातं की एक्सपोर्ट इम्पोर्टचा प्रोडक्ट आहे तुमचा, तर तुम्हाला ट्रान्सपोर्टचं म्हणजे एका प्लेसवरून दुसऱ्या प्लेसला जे काही मूव्ह केला जातो प्रोडक्ट, त्यामध्ये काही सर्व्हिसेस फ्री ऑफ कॉस्ट असतात. लक्षात आलं? म्हणजे अशा पद्धतीने इथे तुम्हाला ओव्हरऑल गुड्स आणि सर्व्हिस यामधला जो फरक आहे, म्हणजे गुड्स कशा पद्धतीने गुड्स सेल केल्यानंतर त्याचं पोझिशन कस्टमरकडे येईल, त्या सर्व्हिसेस हायर केल्यानंतर ज्याला त्याचं बेनिफिट मिळेल किंवा बेनिफिशियरी कोणीतरी दुसरा असेल, किंवा सर्व्हिसेसची ओनरशिप ही फक्त जोपर्यंत तुम्ही ती सर्व्हिस घेतलेली आहे, जो टाइम पिरियड आहे, 1 नाईट साठी एक रूम बुक केला मी जसं तुम्हाला सांगितलं की, तर मग त्या एका रात्रीसाठी फक्त त्या रूमची ओनरशिप तुमच्याकडे असेल. सेकंड डे ला पुन्हा ती रूम दुसरा कोणीतरी हायर करेल ती सर्व्हिस आणि ती ओनरशिप दुसऱ्या कोणाकडे तरी शिफ्ट होईल. लक्षात येतंय? म्हणजे हा जो डिफरन्स आहे गुड्स आणि सर्व्हिस, कस्टमर जो आहे, कस्टमरला कुठल्या पद्धतीचे राईट्स आहेत, डिफेक्ट्स कशा पद्धतीचे असतात किंवा डिफिशियन्सीज म्हणजे काय, डिस्प्यूट केव्हा होतो, डिस्प्यूट झाल्यानंतर आपण कंप्लेंट कशा करतो, तर हे कंझ्युमर प्रोटेक्शन ऍक्टच्या मध्ये आपण काय केलं, स्टडी केला. ओव्हरऑल मला असं वाटतं की तुम्हाला इथपर्यंत सगळा पार्ट समजलेलाच असेल आणि त्यामुळे इथे मी तुम्हाला एक अनाउन्समेंट आणखी करेल की इथे आपला सेकंड युनिट जो आहे तो संपतो आहे. लक्षात आलंय? आणि पुढच्या लेक्चरला पण थर्ड युनिट स्टार्ट करणार आहोत. त्याचं नाव असेल तुमचं कंपनी लॉ. अतिशय इंटरेस्टिंग असा थर्ड युनिट आहे आणि त्यामध्ये आपण कंपनी लॉ मध्ये एमओए, एओए किंवा प्रॉस्पेक्टस, मीटिंग्स आणि ट्रान्सफर आणि ट्रान्समिशन ऑफ शेअर्स एवढे 5-6 पॉइंट स्टडी करणार आहोत. ओके, सो आजच्यासाठी आपण इथेच थांबतोय. थँक्यू सो मच. काही प्रॉब्लेम्स असतील तर नक्कीच माझ्यासोबत शेअर करा.